हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और लंबे अंतराल के बाद हमारी लेक्चर सीरीज फिर से चालू हो रही है। और इस बार जो है हम हॉस्टल वार्डन के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। और इस बार जो है बिना रुकावट के कुछ इश्यूज हो गए थे, जिस कारण से लेक्चर्स जो है कंटिन्यू नहीं अपलोड हो पा रहे थे। अब जो हमारे विभिन्न सब्जेक्ट्स के वीडियो, करंट अफेयर के वीडियोस जो पहले से हमारे चलते थे, जो कुछ समय से रुक गए थे, वापस से जो है ये रेगुलर बेसिस पर चलेंगे। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन में भी जो है आपको कोई कोर्स परचेस जो करना हो, चाहे पीएससी का हो, व्यापम का हो, प्री का हो, मेंस का हो, इंडिया जीएस का हो या छत्तीसगढ़ जीएस का हो, विभिन्न कोर्स जो है आप ऐप जो है हमारा एंड्रॉयड में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जो है कोर्सेज परचेस करके आप तैयारी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम होनी है और इसके लिए जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर बेस्ड और कुछ सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल भाग का भी जो है पोर्शन लेकर आएंगे। उम्मीद है कि ये कुछ 40 से 45 दिन के बीच में जो है हम अच्छी तैयारी कर सकें। तो हॉस्टल वार्डन की जो है हमारी एक लेक्चर सीरीज़ चलेगी, जिसमें जो जो सब्जेक्ट हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है ख़ास एक टेस्ट सीरीज़ भी हम जो है लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही कम रेट में जो है आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, और कोशिश की जा रही कि एक अच्छे लेवल का जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। और इसके लिए जो है 4 तारीख से टेस्ट चालू हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन में जाकर ऑनलाइन माध्यम में जो है ये टेस्ट दे सकते हैं। तो डाउनलोड करिए ऐप और अपना हॉस्टल वार्डन का जो है टेस्ट सीरीज़ अटेंड करिए। तो बहरहाल आते हैं आज के टॉपिक में, हॉस्टल वार्डन का। जैसे कि आप सब जो है सिलेबस से काफ़ी रूबरू हो चुके होंगे, और सिलेबस में जो है एक जो आखिरी भाग दिया है वो है शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड। उसमें कई टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम जो इसी टॉपिक को उठाएंगे और इसी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका भाग जो है पहले हम ख़त्म कर दें। उसके अलावा जो है हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर के भी कुछ लेक्चर डले हैं, हिंदी के भी लेक्चर डले हैं, ये सारे अभी कंटिन्यू करेंगे। और पेपर के पहले जो है इनको हम जो है फास्ट तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चालू करते हैं हॉस्टल वार्डन का जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान का लेक्चर 1 है। तो लेक्चर से हम समझ रहे हैं, पहले ही देख रहे हैं, जो शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षा और मनोविज्ञान का जो लोग टेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो लोग सेट वगैरह की तैयारी किए होंगे, उसमें जो एक भाग है इसका जिसको पढ़ा जाता है, तो वैसा ही एक भाग है जो कि है शिक्षा और मनोविज्ञान का। तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, एक व्यक्तित्व के विकास के लिए। और इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए। और किस तरीके से शिक्षा जो है एक नॉर्मल आदमी को किस तरीके से परिवर्तित कर सकती है, इसके बारे में जो है ये पूरा भाग है। इसमें जो है डायरेक्ट हम टॉपिक में आएंगे, जिससे क्वेश्चन उठते आ रहे हैं। प्रमुख डेफिनेशंस देखेंगे, किसने किसको कैसा डिफाइन किया है। तो बिना टाइम गवाए हम आते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी की एक डेफिनेशन है, कई बार जो है ये पेपर में पूछा गया है, टेट के पेपर में भी पूछा गया है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसमें बोल रहे हैं क्या, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास हो। तो शिक्षा से क्या है कि इनका मानना है कि ऐसा विकास हो जिसमें जो है आपका माइंड, बॉडी और सोल, शरीर, आत्मा और मन, सब चीज का जो है विकास हो, चाहे वो बालक हो या मनुष्य हो। ये किसका कहना है, महात्मा गांधी का। ये डेफिनेशन जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि शिक्षा क्यों अनिवार्य है ना। एक जो फॉर्मल एजुकेशन होना क्यों जरूरी है, क्यों शिक्षा जरूरी है। तो भाई ये जो है इंडिविजुअल की मानसिक क्षमता बढ़ाता है, जो भी मेंटल एबिलिटी है उसका विकास होता है। आदमी जो शिक्षित होता है उसके साथ जो है चिंतनशील भी होगा। वही मानव जो है या मनुष्य जो है या बालक जो है चिंतनशील होगा। कोई भी वस्तु के लिए, कोई भी चीज के लिए वो चिंतन करेगा, एनालिसिस करेगा। तो शिक्षा प्राप्त करने के, क्योंकि जैसे आपने एरिस्टोटल की भी डेफिनेशन जानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, एक रैशनल बीइंग है। तो चिंतन करना हमारे नेचर में है, और शिक्षा प्राप्त करके जो है व्यक्ति और ज़्यादा जो है चिंतनशील हो सकता है। सृजनात्मकता,
आदमी की जो क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप होती है शिक्षा प्राप्त करने से। इसके अलावा शिक्षा राज्य की बौद्धिक संपदा का आधारशिला भी है। तो आपको पता है कि कोई भी राज्य जो हो उसका सबसे बड़ा बहुमूल्य चीज क्या है? उसकी सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है, जैसे हमारा देश है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि भाई हमारे यहाँ युवा है, सबसे ज्यादा युवा है, और युवा को अगर आप शिक्षित करोगे तो जो बौद्धिक संपदा है ये अगर उनको दोगे तो ये जो है आधारशिला बनेगी किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए जो है ये शिक्षा फाउंडेशन का काम करेगा इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मानव संसाधन के लिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आए तो आप जो है ऑप्शन देखकर जो है समझ सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो डेफिनेशन की बात आती है, तो ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो डेफिनेशन हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों आधार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा जो है शिक्ष धातु से आया है और इसमें जो है एक अप्रत्यय भी लगा है, शिक्ष धातु और अप्रत्यय। तो इसमें हम अगर देखेंगे शिक्ष धातु से क्या तात्पर्य है, क्या इसका अर्थ है, तो सीखने या सिखाने की क्रिया को ही जो है शिक्षा कहा जाता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो है आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्ष धातु से बना है, इसमें अप्रत्यय लगने के बाद जो है हमको शिक्षा शब्द मिलता है और इसका अर्थ क्या है, तो सीखने या सिखाने की क्रिया, है ना। फिर आते हैं हम वही एजुकेशन, अगर शब्द देखें तो ये शब्द निकल के आया है एजुकेटम शब्द से, है ना। और ये एजुकेटम शब्द एक लैटिन शब्द है और यहीं पर शिक्ष जो धातु कहा है ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक, तो इससे निकल कर आया है। इसमें अगर हम देखें तो ये दो शब्दों के मिलने से बना है, एक ई और दूसरा ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसके अनुसार अगर हम देखें इस शब्द का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, जो भी इंटरनल एनर्जीज हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, उसको बाहर जो है निकालना, यही क्या है एजुकेशन का डेफिनेशन। अगर हम लैटिन शब्द एजुकेटम के अनुसार जाएं तो जो भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्वालिटीज रहती है उसको बाहर प्रकट करना ही क्या है, एजुकेशन का डेफिनेशन है। तो उम्मीद है आपने ये दोनों डेफिनेशन देख ली होंगी। आगे हम देखते हैं अगला। तो यहाँ पे अब टॉपिक आता है, आप एजुकेशन शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? भाई दोनों चीज तो सेम ही है लगभग, हम लोग जो है दोनों को पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। विद्या और शिक्षा में कुछ अंतर है। तो अब हम अगर देखें, विद्या शब्द जो है एक संकुचित शब्द या संकुचित क्षेत्र है इसका, है ना। वहीं अगर मैं शिक्षा बोलूं तो शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है ना। अगर विद्या की बात की जाए तो नॉलेज की बात की जाए या तो हम यहाँ पर अगर आएंगे तो विद्या एक औपचारिक रूप में प्राप्त होती है। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक औपचारिक वे में कुछ जहाँ पर सिस्टम बना हुआ है वैसे सिस्टम का पालन करते हुए जो आपको सिखा रहा है औपचारिक तरीके से, जो है फॉर्मल एजुकेशन आपको मिलती है किसमें, विद्या में। वहीं लेकिन अगर मैं शिक्षा बोलूं तो शिक्षा आपको जो है घर में भी मिलती है, अनौपचारिक रूप में हम दुनियादारी देखते हैं, जहाँ पे भी हमको सबक मिलता है वो भी हमारे लिए क्या है, शिक्षा मिल गई, ऐसा कहा जाता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। वहीं पर अगर देखें तो इसकी उत्पत्ति हुई है विद धातु से और इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से। विद धातु का मतलब होता है क्या, ज्ञान, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा वेदों के बारे में भी, अगर किसी ने पढ़ा होगा वेद भी विद धातु से निकला है और इसी से निकल रहा है विद्या भी। और दोनों का अगर विद धातु का मतलब देखें तो मतलब है इसका ज्ञान। तो शिक्षा और विद्या जो है अगर पूछा जाए कभी तो ध्यान रखेंगे, एक संकुचित है, एक व्यापक है, एक औपचारिक है, फॉर्मल है, एक फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। ये विद धातु से, ये शिक्ष धातु से निकला है, पीछे हम देख चुके हैं, इसमें हलंत आएगा। आगे और क्या टॉपिक है इसी में देखें तो शिक्षा शब्द का अर्थ जो है दो तरीकों से इसका प्रयोग किया जाता है, एक हो जाएगा व्यापक और एक हो जाएगा संकुचित। जैसे अब भी हमने पीछे पढ़ा, तो अगर शिक्षा बड़ा, एक मैं वेन डायग्राम से समझूं तो शिक्षा एक बड़ा अगर सर्कल है तो विद्या उसी के अंतर्गत आएगा।
तो ये व्यापक रूप में भी जो है पूरी शिक्षा हो गई, जो औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो जाएगी। वहीं पे संकुचित जो है एक फॉर्मल एजुकेशन या आपका औपचारिक शिक्षा का भाग होगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम देखें दोनों के बारे में, व्यापक अर्थ और आपका जो इसका संकुचित अर्थ है, दोनों के बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो व्यापक अर्थ में अगर देखें, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भागों को जो है ये मिलाए हुए हैं। ठीक, इसमें कुछ डेफिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, ये आप मोटा मोटी ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कभी तो आपको पता हो। व्यापक शिक्षा से जैसे समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट तो बता ही दिया मैंने, औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है। निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक शिक्षा अगर जो आपकी अनौपचारिक है वो तो आपको बाहर भी मिलते रहेगी, तो ये क्या है, निरंतर है, कंटिन्यूअस है ना। ये फिर क्या है, गत्यात्मक है, गतिशील है, प्रगतिशील है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कौन सी, व्यापक अर्थ के रूप में अगर हम शिक्षा को देखें। सृजनात्मक और विकासात्मक है, मतलब क्रिएटिव भी है और डेवलपमेंटल भी है। अभिव्यक्ति की योग्यता भी है और अनुभूति की योग्यता भी है ना, एक्सपीरियंस। ज्ञान चरित्र और एवं व्यवहार का परिमार्जन की प्रक्रिया भी है। ठीक है, नेतृत्व क्षमता का भी विकास है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो व्यापक शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति अगर एक मोटा मोटी भी ध्यान में रखे, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ऐसा, तो आप खुद जो है ये, हाँ ये इसका फीचर होगा, इसकी विशेषता होगी, आप ऐसा बता सकते हैं। वहीं अगर हम देखें दो डेफिनेशन, ये जरूर ध्यान रखेंगे, इनने क्या क्या बोला है, कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे। मैकेंजी क्या कह रहे हैं, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। तो ऑब्वियस है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों चीज आ गई इसमें, जीवन पर्यंत जब बोल रहे हैं। वहीं टी रेमन क्या बोल रहे हैं, तो शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है भाई, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अपनाता है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन किसने बताया, टी रेमन ने। इनने हर पहलू को इंक्लूड कर लिया अपनी डेफिनेशन में। बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है और भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण को अपनाता है, सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया है रेमन ने अपनी डेफिनेशन में। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं आप संकुचित अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में अगर हम देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है भाई, ये औपचारिक होगी, पहली तो समझ में आ गई। फिर स्कूल एजुकेशन या विद्यालय शिक्षा होगी। अब विद्यालय में या आप कॉलेज में जाएंगे तो हाँ जो है निश्चित छात्र होंगे, ठीक, निश्चित पाठ्यक्रम होगा और निश्चित अध्यापक होंगे। तो ये संकुचित हो गया, एक लिमिटेड जो है उसका दायरा है, उसी में सारी चीज होंगी। एंड में क्या होगा, इसमें मापन और मूल्यांकन भी होता है। तो ये सारे फीचर क्या हो गए आपके औपचारिक या संकुचित शिक्षा के। इसमें मैकेंजी ने एक डेफिनेशन दी है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी प्रयास से हो सकता है। तो जिसमें भाई उन्नति के लिए आप जो कॉन्शियस होकर, चेतना के साथ जो है कोई चीज अगर प्रयास कर रहे हैं, तो औपचारिक शिक्षा जब भी हो रही है, मापन मूल्यांकन आप क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस होकर उस चीज को कर रहे हैं, तो क्या होगा, यही आपका होगा संकुचित अर्थ में शिक्षा। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या है। तो आगे शिक्षा के ध्रुव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब हम अगर देखें, हम जैसे पढ़ रहे हैं शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के कुछ अंग होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ तत्व होंगे, तो जो कि डिफाइन करेंगे क्या, कि शिक्षा किस तरह के अंगों को इंक्लूड करके की जाती है, मतलब क्या तत्व होंगे, क्या एलिमेंट होंगे जिसके माध्यम से जो है संपूर्ण शिक्षा की जा सकती है, पूरी ये प्रक्रिया की जा सकती है। तो इस पे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जो है इसके एंगल बताए हैं, अलग अलग इसके तरीके बताए हैं। तो हमको मोटा मोटी जो है ध्यान रखना है किसने क्या बोला है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसमें जो है शिक्षा, कुछ ने कहा क्या है, द्विध्रुवीय है, मतलब बाईपोलर है। किसने बोला कि त्रिध्रुवीय है या फिर ट्राइपोलर है, और किसी ने बोला है क्या कि चार ध्रुवीय, मतलब उतने अंग है इसमें। तो सबसे पहले एडम स्मिथ और पिचर्ड रोस नाम याद रखेंगे,
इनने क्या बोला कि ये क्या है, आपकी द्विध्रुवी है, मतलब पूरे शिक्षा की प्रक्रिया में दो ही एलिमेंट हैं, दो ही तत्व हैं। क्या क्या? तो शिक्षक और शिक्षकार्थी, है ना, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, शिक्षकार्थी। तो इसमें कितने? दो ही तत्व होंगे। कौन बोल रहे हैं? एडम स्मिथ और पिचर्ड, इनके नाम ध्यान रखेंगे। वहीं त्रिध्रुवी में आएंगे तो जॉन डेवी करके एक व्यक्ति आएंगे, वो शिक्षक शिक्षकार्थी तो रखेंगे, उसके अलावा क्या बोलेंगे? पाठ्यक्रम भी जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे जॉन डेवी जो है त्रिध्रुवी में पाठ्यक्रम भी इंक्लूड कर रहे हैं। रायबर्न जो है, इनकी डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या बोलेंगे? बालक की प्रकृति, भाई बालक का नेचर कैसा है, वो भी इंक्लूड है। अब बालक को जो है पहले से भी कुछ ज्ञान होगा, स्वयं का ज्ञान भी जो है ये बता रहे हैं उसका अंग है, और विषय का ज्ञान, जो विषय को वो पढ़ रहा है उसका ज्ञान। तो जो है रायबर्न ने बताया है क्या? 3 अंग होंगे किसके? शिक्षा के। वहीं पर बेंजामिन एस ब्लूम ने, इनने भी त्रिध्रुवीय बताया है। क्या क्या बोल रहे हैं? शिक्षा का जो है पहले शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, सीखने का अनुभव होना चाहिए, और व्यवहार में परिवर्तन। अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? बेंजामिन एस ब्लूम कह रहे हैं। तो आपको इन तीनों के, और इन तीनों ने क्या क्या तत्व बताए हैं ये याद रहना चाहिए, जॉन डेवी, रायबर्न, बेंजामिन एस ब्लूम। ठीक, और यहां पर हमने द्विध्रुवी में देखा था एडम स्मिथ और पिचर्ड रोस। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। आगे आते हैं हम, अगला देखते हैं चतुर्थ ध्रुवी। तो यहाँ पर एक ही नाम याद रखना है, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने 2 चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम, एक इनने जोड़ दिया अनुदेश और अधिगम, है ना। ये 3 चीज, लर्निंग और अनुदेश, ये 3 चीज, ये 2 चीज और एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो पाठ्यक्रम, अनुदेश, शिक्षक और अधिगम, ये कौन कह रहा है? मैकडोनाल्ड कह रहा है, चतुर्ध्रुवी। इतना भी आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ चीज आ सकती है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें, शिक्षा के कितने ध्रुव बताए गए हैं? 3 तरह के, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी और चतुर्ध्रुवी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हैं, आप पॉज करके जो है या तो इसे नोट कर लेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसके अलावा जो है हमारे वेद उपनिषद में क्या क्या परिभाषा मिलती है, इसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो वेद में विद्या को क्या कहा गया है, उपनिषद में क्या कहा गया, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये वाला मेरे ख्याल में एनसीईआरटी की जो मेन क्या बोलना चाहिए, आइडियल वाक्य है वो यही है, सा विद्या या फिर विमुक्तये या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वही जिससे मुक्ति मिलती है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उपनिषद में पूछा गया है, श्रीमद् भागवत गीता की दी गई है, वैशेषिक सूत्र में भी जो है महर्षि ने, कणद ने बताया है, एटॉमिक थ्योरी बताई है इनने, तो इनने भी जो है बताया है। विवेकानंद बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, जो उनके जो है पूर्व से, पहले से उनके अंतर जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना जो है वही शिक्षा है। महात्मा गांधी याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की भी याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा सुकरात, प्लेटो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अरस्तु भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी डेफिनेशन तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी एक बार अगर आपको रीड करके हो जाए तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं साइड हट जाता हूं, पॉज करके जो है आप ये डेफिनेशंस नोट कर लेना, ये कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं हम शिक्षा के कार्य क्या क्या हैं। अलग अलग जो है कार्य बताए गए हैं शिक्षा के। तो शिक्षा के कार्य को 3 दृष्टिकोण के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब शिक्षा का कार्य हम जो है 3 दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर जो है समझ सकते हैं। क्या क्या दृष्टिकोण है इससे संबंधित, ये देखते हैं हम। तो पहला बोल रहा है दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा का, शिक्षा प्राप्त करके जो है किसी भी व्यक्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो सकता है। दार्शनिक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फिलोसॉफिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच और आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो दार्शनिक बात आएगी क्या, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। शिक्षा प्राप्त करके किसी की भी भौतिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है।
जीवन का लक्ष्य क्या होगा इसके अनुसार? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही जो है जीवन के प्रमुख लक्ष्य होंगे दार्शनिक दृष्टिकोण में। वही सामाजिक दृष्टिकोण में भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षमता का विकास करना है। ठीक है, इसके अलावा अब भाई ये सारी चीजें विकास करना है तो जीवन कैसा चाहिए? सुखी चाहिए, नैतिक चाहिए, कुशल रहना, ये सारी चीजें जो है सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य होंगे। फिर क्या बोल रहा है? मनोवैज्ञानिक अधिगम और शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है, मतलब लर्निंग और एजुकेशन से रिलेटेड है। किस तरीके से जो लर्निंग करेगा एक कोई बालक या कोई भी व्यक्ति, उसकी लर्निंग कैसी होगी, अधिगम कैसे होगा, उसके साथ शिक्षण। और इसमें जो कौन इसके प्रमुख जो है विचारक जो इसका समर्थन करते हैं, स्किनर और गिलफर्ड, तो इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा के कार्य जो है 3 दृष्टिकोण के आधार पर हम समझते हैं। क्या क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा शिक्षा वाला पोर्शन जो है हमने लगभग देख लिया है, जिससे जो है मुझे लगा कि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये सारे टॉपिक को नोट कर लेंगे। मनोविज्ञान का आज हम कुछ पोर्शन देखेंगे, कुछ पोर्शन कल देखेंगे, और कल इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो कोशिश है कि जो शिक्षा वाला 10 क्वेश्चन है हमारी, कि इससे हमारा जो लगभग आपका 10 नंबर की तैयारी जो है लेक्चर के माध्यम से हो जाए। तो चलिए, शिक्षा का टॉपिक लगभग हमने देख लिया, और डेफिनेशंस जरूर देखेंगे जिन जिन के नाम मैंने बताए हैं। अब आ जाते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान सबसे पहले परिभाषा अगर देखें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी शब्द जो है ये एक ग्रीक लैटिन शब्द है और 2 शब्दों से बना है, साइक और लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, वहीं पर अगर साइक का अर्थ हम देखें तो होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसमें अगर हम देखें आत्मा का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ सोल ही क्या है, साइकोलॉजी है, ऐसा शाब्दिक अर्थ है। हालांकि ये डेफिनेशन अब नहीं मानी जाती है, यह अमान्य हो गई है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो है हम अगर देखें, जब समाज स्पेशली वेस्ट में, पश्चिमी देशों में जब समाज विकसित हो रहा था, तो फिलोसफर्स जो होते थे, दार्शनिक जो होते थे, वो समाज की हर वस्तु पर चिंतन करते थे, है ना। तो मनोविज्ञान को भी जो है उनने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। तो उसमें अगर हम उनने जो है इसे इस आधार पर डिफाइन किया कि ये आत्मा का ही अध्ययन है, मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी। वहीं पर अगर हिंदी नाम देखेंगे मनोविज्ञान, तो ये मन का विज्ञान है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? मनोविज्ञान, है ना, मन का विज्ञान। वहीं पर अगर हम देखेंगे साइकोलॉजी ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर बन रहा है, यूनानी शब्द है ना, ये यूनानी शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? आत्मा, और इसका अध्ययन तो स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन ही क्या है? साइकोलॉजी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आगे अगर देखेंगे इसके चरणों के बारे में बताया, हम थोड़ा टॉपिक देखेंगे आज मनोविज्ञान से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम कल सेकेंड लेक्चर में इसका बचा पोर्शन समाप्त करेंगे। ठीक, तो मनोविज्ञान के अगर हम चरण देखें तो इसके चरण में सबसे पहले जैसे जो है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, या फिर आत्मा का अध्ययन। वही चीज मैंने बोला था, आत्म का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। तो सबसे पहले जो है गैरिट नामक एक मनोवैज्ञानिक ने शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर जो है इसको ऐसा परिभाषित किया था। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये जो है, क्योंकि उन्होंने 3 विद्वानों प्लेटो, अरिस्तु और देकार्त को इसका समर्थन स्वीकार किया था इन लोगों ने, तो इस हिसाब से जो ये परिभाषा सही है, किसने? गैरिट के अनुसार। लेकिन आगे हम देखेंगे क्या कि प्रारंभिक जो अध्ययन थे, जैसे मैंने बताया था, ये दर्शन शास्त्र के एक शाखा ही थी, फिलॉसफी की एक शाखा थी, और ये क्या थी? फिलॉसफी ऑफ माइंड, या फिर मन का दर्शन के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। अब मानविकी तुलना में जो है दर्शन शास्त्र में आत्मा का व्यापक अध्ययन किया जाता है, लेकिन अगर वहीं पर हम इसमें देखें दर्शन शास्त्र के आधार से हटा करके, तो ये आत्मा का अध्ययन जो है
मानव विज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में उतनी समानता नहीं है। क्योंकि आत्मा का विषय जो दर्शन शास्त्र में वो काफी व्यापक और अलग ढंग से उसको चिंतित किया जाता है, लेकिन वहीं मनोविज्ञान में अगर देखेंगे तो व्यक्ति टू व्यक्ति ये चीज डिफर होगी। तो जो है आने वाले समय में ये जो पूर्व अवधारणा थी उसको हटा दिया गया और नए, आप ये थिंकर ध्यान रखेंगे, वहां पर गैरिट थे, गैरिट के अलावा प्लेटो, अरिस्टोटल और सुकरात सब जो थे उनने स्वीकार किया था क्या, कि ये साइंस ऑफ माइंड या साइंस ऑफ सोल या फिर आत्मा का विज्ञान कहा था। अब यहाँ पर ये लोग को ध्यान रखेंगे, वाइव, विलियम जेम्स विल्हेम वुंट और जेम्स सली, ये इन लोग ने क्या बोला, मनोवैज्ञानिकों ने जो है मानव विज्ञान की परिभाषा करते हुए इसको क्या बोला कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना, चेतना का विज्ञान कहा। तो इनने जो पूर्व में जो परिभाषा थी उसको बदल दिया और इनने बोला कि आत्मा, मन और चेतना तीनों ही एक ही सत्ता के अलग अलग पहलू हैं, है ना। और इनने किस चीज को वहां पर मेन वेटेज दिया, कॉन्शियसनेस को या चेतना को। तो ध्यान रखेंगे समय के साथ जो नए थिंकर आएंगे या मनोवैज्ञानिक आएंगे, जैसे वाइव, विलियम जेम्स, विल्हम हंट और वुंट और जेम्स सली, इनने बोल दिया कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक, अब जब मॉडर्न पीरियड आएगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, है ना, ये तीन नाम बिल्कुल ध्यान रखेगा। ये क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो है फिर से परिभाषित करते हुए क्या बोला, इसे साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार। अब ये डेफिनेशन जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा स्वीकार की जाती है, क्योंकि भाई आत्मा एक बहुत ही व्यापक विषय है ना। फिर उसके बाद उनने उसको थोड़ा नीचे लाए, चेतना, कॉन्शियसनेस, क्योंकि हर कोई जो है अलग अलग स्तर पर जो है चेतनाशील हो सकता है। फिर उनने उसको और क्लियर कर दिया, व्यवहार या बिहेवियर, तो हर व्यक्ति का व्यवहार अलग हो सकता है और उसी से जो है मनोवैज्ञानिक स्टडी की जा सकती है। तो वर्तमान में जो है वॉटसन, स्किनर और वुडवर्थ जो है समर्थन करते हैं किसका, कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है या साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे इसमें और 2-3 टॉपिक हम देखते हैं, जैसे कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हमको मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विलियम जेम्स क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान यदि किसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो वह चेतना का अध्ययन है। पीछे हमने देख चुके। जाकिर हुसैन, इनका भी ध्यान रखेंगे, ये क्या कह रहे हैं, शिक्षा का मुख्य कार्य, ये तो खैर शिक्षा की डेफिनेशन पीछे हम देख चुके हैं, ये भी जो शिक्षा ओटावो वो की भी जो डेफिनेशन है वो भी शिक्षा के ऊपर ही है, तो ये पुराना वहां पर हम देख चुके हैं, वही फिर से लिख दिए। आगे देखते हैं, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को फिर से डिफाइन किया है, तो ये क्या बोलेंगे, व्यवहार की विधि है, वहां पे हम पीछे देख चुके हैं इनके बारे में। आगे आते हैं, ये कुछ ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मैच द कॉलम टाइप में पूछ सकता है। जैसे वॉटसन, व्यवहार का विज्ञान, फिर व्यवहार, वॉटसन ने फिर क्या बोला, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। स्किनर ने क्या बोला, मनोविज्ञान शिक्षा पर की आधारशिला है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान किसकी आधारशिला है, शिक्षा की आधारशिला है। स्किनर ने फिर से सपोर्ट किया, लास्ट वाला जो हमने पढ़े थे मॉडर्न वाला, तो उसमें मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है। वुडवर्थ भी फिर से क्या, वातावरण के संबंध में व्यवहारों का विज्ञान है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सब लोगों ने किसको समर्थन किया, व्यवहार का। पिल्सबरी ने क्या बोला है कि संतोषजनक मानव विज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। तो पिल्सबरी ने भी किसके समर्थन है, पिल्सबरी भी है आपके व्यवहार के समर्थन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और एक कुछ और डेफिनेशन है, ये अगर आपको लगता है कि देख लेनी चाहिए तो बिल्कुल देख लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। ये सब लोग ने जो व्यवहार की बात ही की है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कम से कम आप मोटा मोटी नाम भी अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने समर्थन किया, या चेतना का विज्ञान है, या आत्मा का विज्ञान है, किसने समर्थन किया, तो आपको ये मोटा मोटी डेफिनेशन पता हो। ठीक है।
इसके अलावा ये 2-3 टॉपिक और देख लेते हैं और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। हिलगार्ड, एटकिंसन, और एटकिंसन जो है ये मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे किसका अध्ययन कर रहा है? मानसिक प्रक्रियाओं का। तो जितनी भी हमने अभी ऊपर परिभाषाएं देखी उससे कुछ पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर, वो हम यहाँ पर देखें अगर, तो कुछ जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पर। पहला पॉइंट देखोगे, मनोविज्ञान क्या एक विधायक विज्ञान है, लीगल साइंस है। यह मानव व्यवहार क्या है इसका वर्णन करता है। ये बेसिक है, आप जो पीछे पढ़ के आओगे उसी से समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान भौतिक सामाजिक दोनों वातावरण का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान केवल मानव के ही व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, अपितु पशु एवं पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। ठीक बात। मानव विज्ञान मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक एवं मनोचालक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, अगला डेफिनेशन, मानव विज्ञान में मानव के ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, विस्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, संवेदना इत्यादि का अध्ययन होता है। मानव विज्ञान मानव के भावात्मक क्रियाओं जैसे तनाव, चिंता, कुंठा इत्यादि की का भी अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ से हमको थोड़ा सा कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर शब्द आया क्या? वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक अध्ययन अगर कोई भी वस्तु का हो रहा है तो उसकी 5 विशेषताएं होती हैं, है ना। मतलब साइंटिफिक स्टडी अगर की जाएगी तो उस चीज की जो है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे भाई हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, या आपने सबने न्यूटन्स का 3rd लॉ भी पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कार्य और कारण में जो है कोई ना कोई संबंध होता है और ये वैज्ञानिक ढंग से समझाया जा सकता है। तो वो इसमें हमको दिखता है कि इसमें मनोविज्ञान में भी, मतलब आपके साथ कुछ चीज घटना घट जाए तो आपका जो है गुस्सा कहीं और निकल कर आएगा, तो वो एक चीज हो जाएगी। वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे साइंस को आप हर समय वेरीफाई किया जा सकता है, कर सकते हो, सत्यापन। सार्वभौम, यूनिवर्सलिटी होती है, हर जगह जो है हर कोई प्रभावित होगा, कोई घटना होगी तो हर कोई प्रभावित होगा। फिर डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, ठीक, या गत्यात्मकता है। तो ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक अध्ययन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमको किस में मिलते हैं? मनोविज्ञान में भी दिखाई पड़ते हैं। तो वही वैज्ञानिक विधि के 5 सोपान जो हम यहाँ पर अगर देखें तो वही चीज है क्या? ऑब्जर्वेशन होगा, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, जनरलाइजेशन या वेरिफिकेशन, कोई भी चीज का निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण और सत्यापन, ये सारी चीजें जो होंगी किसमें? यहीं पर। तो ये मतलब साइंस के बेसिक क्या बोलना चाहिए, सोपान है। कोई भी चीज अगर आपको वैज्ञानिक है तो आपको अगर वो दिखाना है तो सबसे पहले उसका क्या है? निरीक्षण किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको वर्गीकृत किया जाएगा, नहीं ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर क्या करेंगे? उसके आधार पर जो है हम एक जनरलाइज प्रिंसिपल दे देंगे, सिद्धांत भी दे देंगे, और फाइनली क्या करेंगे? जो सिद्धांत दिया उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये कुछ सोपान है, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपको मनोविज्ञान का बेसिक कुछ बता दिया। इसके अलावा इसके कुछ क्या बोलना चाहिए, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं जो बची हुई हैं। कल के लेक्चर में उसे देखा जाएगा और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। आप लोग से फिर से एक वो है कि आप सब जो है ऐप डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज उसमें आ चुकी है, आप जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। कल मिलते हैं आगे 2nd लेक्चर में और हॉस्टल वार्डन की तैयारी को और बेहतर करते हैं। तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।